प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के जनक राजाराम मोहन राय के सामाजिक विचार। क्या? राजाराम मोहन राय के सामाजिक विचार। यस बेटा, ध्यान दें। भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, बेटा राजाराम मोहन राय के संदर्भ में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा ही जाता है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज राजाराम मोहन राय के जो है सामाजिक विचार पर चर्चा करेंगे। बेटा अब राजाराम मोहन राय के सामाजिक विचारों को हम समझें, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्या कि राजाराम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। क्या थे बेटा? मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। ये बात नोट करें आप, राजाराम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे और धार्मिक चिंतक होने के कारण राजाराम मोहन राय के सामाजिक विचारों पर इनके धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ा है। मतलब राजाराम मोहन राय के धार्मिक विचारों का प्रभाव सामाजिक विचारों पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि राजाराम मोहन राय के विचारों का केंद्र बिंदु क्या है? धार्मिक चिंतन है। और राजाराम मोहन राय ने जो अपनी एक संस्था थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। ये आत्मीय सभा मात्र एक धार्मिक संस्था नहीं थी, बल्कि आत्मीय सभा वास्तविक रूप में प्रबुद्ध भारतीय वर्ग की एक ऐसी विचार गोष्ठी थी जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के ऊपर भी चिंतन मनन विचार विमर्श किया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो मूल बात ध्यान रखने की है वो ये है कि राजाराम मोहन राय के सामाजिक विचारों को यदि आपको अच्छे से समझना है तो ये ध्यान रखना है कि राजाराम मोहन राय के समय में भारत के अंतर्गत जो समाज व्यवस्था थी वो समाज व्यवस्था वास्तव में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से घिरी हुई थी। भारत की समाज व्यवस्था बिल्कुल जर्जर थी राजाराम मोहन राय के समय में। इसलिए राजाराम मोहन राय ने भारत की समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेकों सुझाव दिए हैं। अब राजाराम मोहन राय के जो समाज व्यवस्था संबंधी विचार है, सोशल सिस्टम पर इन्होंने जो अपने विचार दिए, इनको मैं आपको दो डायग्राम के माध्यम समझाऊंगा। ये दोनों डायग्राम आप अच्छे समझ जाएंगे तो राजाराम मोहन राय के सामाजिक विचारों को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नोट्स मैंने ये तैयार कर दिए। सबसे पहले तो मैं आपको दो डायग्राम के माध्यम से ये बातें समझाऊंगा कि राजाराम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं उनको आप किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, सबसे पहले तो हमें जो पहला डायग्राम बनाना है आप नोट करते जाएंगे मेरे साथ। क्या कि जो राजाराम मोहन राय हैं बेटा, क्या जो राजाराम मोहन राय हैं वो राजाराम मोहन राय की जो विचारधारा है वो उदारवादी विचारधारा है या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसका पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 से लेकर के और भारत आज़ाद हो 1947 में, 1885 से लेकर के और 1947 तक की जो धाराएं हैं इनको तीन भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक उदारवादी धारा, दूसरा उग्र राष्ट्रवादी धारा, तीसरा गांधीवादी धारा। तो राजाराम मोहन राय जो है उदारवादी धारा के अंतर्गत आता है। किस में आता है बेटा? उदारवादी धारा के अंतर्गत आता है। नोट करेंगे, उदारवादी धारा में आता है। ये कौन? राजाराम मोहन राय उदारवादी धारा में आता है। जरा नोट करेंगे आप इसको, उदारवादी धारा में आता है। अभी उदारवादी धारा में आता है तो बेटा चूंकि जो उदारवादी धारा में आता है तो राजाराम मोहन राय ब्रिटेन की जो उदारवादी धारा है उससे प्रभावित हुए हैं। और उदारवादी धारा का केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, और वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत व्यक्ति को साध्य माना जाता है जबकि समाज को साधन माना जाता है। तो यहाँ पर राजाराम मोहन राय ने भी यही बात बतलाई है। जरा इसको नोट करेंगे क्योंकि ये मूल बात है, ये आपके समझ में आ जाएंगे तो राजाराम मोहन राय के विचारों को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कि राजाराम मोहन राय ने वास्तविक रूप में जब व्यक्ति और समाज के संबंध की बात की है तो व्यक्ति को राजाराम मोहन राय ने राजाराम मोहन राय ने क्या माना है? साध्य माना है। नोट करेंगे, क्या माना है? व्यक्ति को साध्य। और देखो उदारवादी जो विचारधारा होती है व्यक्ति को साध्य ही मानती है, जबकि राजाराम मोहन राय ने समाज को क्या माना है? साधन माना है। क्या माना है?
साधन माना है। नोट करेंगे, मूल बात ये समझने की है। इसके बाद हम भले ही आप कितने व्यापक रूप में राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को समझ सकते हैं। तो नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति को क्या माना है? साध्य माना है, और समाज को साधन माना है। मतलब व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जब राजा राम मोहन राय ने अध्ययन किया तो व्यक्ति को इन्होंने, ये क्या है, व्यक्ति को साध्य माना है, जबकि इन्होंने समाज को साधन माना है। नोट करें। इसके बाद में जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय ने जो है भारतीय परंपरा एवं समाज व्यवस्था, नोट करेंगे, शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, भारतीय परंपरा एवं समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम। नोट करें बेटा, समाज व्यवस्था, ये प्राचीन भारतीय परंपरा और समाज व्यवस्था के क्या बन गए? आलोचक बन गए। क्या बन गए? आलोचक बन गए। क्यों बन गए आलोचक? क्योंकि वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय जब ये बात कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में साध्य और समाज साधन है, तो इस मान्यता के कारण राजा राम मोहन राय ने जो उस समय की समाज व्यवस्था थी, और उस समाज व्यवस्था में जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा, इन सब का इन्होंने इसके आधार पर विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में व्यक्ति को साधन माना जा रहा था, जबकि समाज को साध्य माना जा रहा था। और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और ये कहा कि व्यक्ति अपने आप में साध्य, जबकि समाज साधन है। और जब समाज साधन है तो ऐसी स्थिति में समाज के अंतर्गत जितनी भी जो गलत परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सब का डट कर इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इनसे व्यक्ति का अहित हो रहा था। और उदारवादी धारा यही तो कहती है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, और साध्य होने के कारण समाज अपने आप में साधन है, और समाज साधन होने के कारण समाज के अंतर्गत जितनी भी गलत परंपराएं, प्रथाएं, कुरीतियाँ हैं, उनको नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोड़ा जा सकता। अगर समाज के अंतर्गत कोई भी परंपरा, कुरीति, प्रथा गलत है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर उस परंपरा से, उस बुराई से व्यक्ति का अहित हो रहा है तो ऐसी परंपरा को मानने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है। ये उदारवादी धारा है, और राजा राम मोहन राय ने जो है यही बात समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से ये पहली बात अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका पहला डायग्राम होगा। क्या होगा? ये आपका पहला डायग्राम होगा। इसके बाद में इसी में एक बात आपको और नोट करनी है। क्या बेटा? ध्यान दें, इसमें दूसरी बात क्या नोट करनी है? दूसरी बात ये नोट करनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, नोट करेंगे इसका नाम, रविंद्रनाथ, ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राजा राम मोहन राय को, नोट करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को, नोट करें, आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आधुनिक भारत का सूत्रधार किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है ये पहला डायग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में इसका जो है दूसरा डायग्राम आपको मैं और बता देता हूँ। क्या कि इससे दूसरे डायग्राम में हम ये लेंगे, क्या लेंगे कि राजा राम मोहन राय के, क्या बेटा? राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं, अर्थात राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म, मतलब वेदों के आधार पर उन नैतिक मान्यताओं की पुष्टि की जिसके आधार पर राजा राम मोहन राय के समय में जो कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों का विरोध किया जा सके। और राजा राम मोहन राय स्पष्ट रूप में कह दिया कि हमारी समाज व्यवस्था के विघटन का, पतन का कारण वेद नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, बल्कि स्वार्थी ब्राह्मण वर्ग है। ये राजा राम मोहन राय कह रहे। अब इनके जो है हम सामाजिक विचारों को समझें तो इसके लिए भी डायग्राम बनाएंगे। हाँ, सबसे पहले आप इसमें एक बात नोट कर लेंगे
कि राजा राम मोहन राय ने एक संस्था की स्थापना की, आत्मीय सभा नाम था उसका, नोट करेंगे आत्मीय सभा। अब आत्मीय सभा के बारे में कहा तो ये जाता है कि भाई आत्मीय सभा एक धार्मिक संस्था, नहीं, आत्मीय सभा केवल एक धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि आत्मीय सभा वास्तविक रूप में प्रबुद्ध भारतीय वर्ग की एक ऐसी विचार गोष्ठी है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के ऊपर भी विचार किया जाता है। और राजा राम मोहन राय के समय में अनेकों कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा, अवतारवाद। तो राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू धर्म की जो प्राचीन नैतिक मान्यताएं थी, वेदों के आधार पर इन सब का खंडन किया कि वेदों में तो इनका उल्लेख ही नहीं है, और सच्ची बात है ये, वेदों में इनका उल्लेख नहीं किया। तो इसके आधार पर राजा राम मोहन राय ने समाज व्यवस्था में जो कमियां थी, जो कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। तो ये आत्मीय सभा जो संस्था है, इसका निर्माण किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। इसको नोट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में जो अगली बात आपको नोट करनी है, क्या नोट करनी है कि राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं, नोट करें, राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं, इन सामाजिक विचारों के निर्माण में नोट करें, विचारों के निर्माण में धार्मिक चिंतन, क्या बेटा? धार्मिक चिंतन का ज़्यादा प्रभाव रहा है। मतलब राजा राम मोहन राय के सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था पर क्या विचार थे, इनको समझना है। तो ये ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार थे, जैसे एक ईश्वरवाद का समर्थन किया था इन्होंने कि भाई सृष्टि का जो मूल तत्व है, सत्ता है, शक्ति, वो एक ही है, एक ईश्वर ही है, एक चेतना ही है। तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, मतलब सभी विचारों पर। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों पर नहीं, राजा राम मोहन राय के सभी विचारों के ऊपर इनके धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के विचारों का केंद्र बिंदु धार्मिक चिंतन ही है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम राजा राम मोहन राय के जो मूल विचार हैं समाज व्यवस्था के संदर्भ में, इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे। चलिए बेटा नोट करें। सबसे पहले तो आप राजा राम मोहन राय के नोट करें बेटा, सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचार या पर विचार, सामाजिक व्यवस्था पर विचार। नोट करें, डायग्राम बना ले चाहें तो आप इसको, जैसे इसको आप इस तरीके से डायग्राम के रूप में ले लेंगे। ठीक है बेटा। अब क्या करना है हमें, अब समाज व्यवस्था के ऊपर उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए हैं, इन विचारों को इस तरीके से आप डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे पहला, सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था के ऊपर इनका जो पहला विचार है वो नोट करेंगे, यस, परंपरावाद एवं अनुदारवाद का विरोध। बेटा राजा राम मोहन राय का जो पहला विचार है सोशल सिस्टम के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, वो क्या है? परंपरावाद एवं अनुदारवाद का विरोध। अर्थात राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अंतर्गत जो मूल नैतिक मान्यताएं थी, उन नैतिक मान्यताओं के आधार पर परंपरावाद और अनुदारवाद का खंडन किया है। अर्थात वास्तविक रूप में इन्होंने उन सिद्धांतों की बात की जो कि वेदों के अंतर्गत दिए गए हैं, और वेदों के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए उनके आधार पर कहा है कि भारतीय समाज के अंतर्गत जो परंपरावाद और अनुदारवाद है वो श्रेष्ठ नहीं है। अब कौन कौन सी बातें, ये पीछे मैंने नोट्स बना दिए, उनको मैं बाद में आपको एक एक को समझाऊंगा। यहाँ तो केवल हम डायग्राम बना रहे हैं। बेटा दूसरा जो विचार है वो क्या है, नोट करें। दूसरा विचार है इनका जाति प्रथा एवं सामाजिक, नोट करें, सामाजिक अन्याय।
का विरोध। नोट करें बेटा, राजा राम मोहन राय ने सोशल सिस्टम अर्थात समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो दूसरी बात की वो जाति प्रथा की और राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई जाति प्रथा को जो है ये जन्म के आधार पर ले रहे हैं कि जन्म से ही जाति तय हो जाती है, लेकिन राजा राम मोहन राय का कहना है कि जन्म से जाति निर्धारित नहीं होती है बल्कि कर्म से जो है जाति निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, बाकी व्यापक बातें मैं पीछे जो नोट्स तैयार कर रखे हैं उनके अंतर्गत आपको समझाऊंगा ही, तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि डायग्राम किस तरीके से आप बनाना है। तीसरा जो इनका विचार है वो नारी। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने नारी की स्थिति सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया। तो नोट करें, नारी की सामाजिक स्थिति, नोट करें, नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में विचार। ठीक है, संबंध में विचार। ठीक है बेटा। और राजा राम मोहन राय ने जो है नारी के बारे में भी विशेष प्रयास किया है कि भाई नारी की जो स्थिति मानी जा रही है वो दुर्बल मानी जा रही है, कमज़ोर मानी जा रही है। जबकि राजा राम मोहन राय का कहना था कि हम जब वेदों का अध्ययन करते तो वेदों के अंतर्गत नारी को जो है पुरुष के समकक्ष माना गया, किसी भी रूप में पुरुष से इसको हीन नहीं माना गया। लेकिन राजा राम मोहन राय के समय में जो सोशल सिस्टम था, जो समाज व्यवस्था थी, उसमें नारी को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसका भी राजा राम मोहन राय ने भरसक विरोध किया। जैसे कि जब राजा राम मोहन राय की जो भाभी जी हैं उनको जब उनके पति के साथ जीव जलाया जाता है, अर्थात जगमोहन राय इनके भाई थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय सती प्रथा थी। तो जब जगमोहन राय को जो है अंतिम संस्कार किया गया तो उसी समय इनकी भाभी जी को भी जीवित जलाया गया। तो राजा राम मोहन राय ने तर्क दिया था कि आप मुझे बताइएगा कि पति की मृत्यु होने पर यदि पत्नी को जीवित जलाया जाता है तो फिर इसमें यह भी हो सकता है क्या कि अगर पत्नी की मृत्यु होती है तो पति को भी जीवित जलाया जाना चाहिए, अगर ये तर्क संगत बात है तो। और इसलिए राजा राम मोहन राय ने कहा कि हमारे समाज व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी जो कुरीतियाँ हैं इनमें आप देखिएगा विवेक के आधार पर अगर इनको तोले हम तो वास्तविक रूप में एक भी प्रथा ऐसी नहीं जो कि श्रेष्ठ हो। पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, तो ये श्रेष्ठ नहीं है। और इन्होंने अपनी कुछ ऐसी नैतिक मान्यताएं दी हैं जिनके आधार पर उस समय की समाज व्यवस्था में जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया। ठीक है बेटा, 3 बातें होगी। उसके बाद में चौथी बात लेंगे इसमें, यस, चौथी बात नोट करें, चौथी बात नोट करेंगे। चौथी बात है सामाजिक, नोट करें, सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। नोट करें बेटा, यस, ये 4 बातें होगी। मतलब यहाँ जो मैंने बिंदु लिखा है ये चौथा बिंदु हो गया। इन 4 बिंदुओं के आधार पर राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को आप समझ सकते हैं। अब जैसे सामाजिक आधुनिकीकरण की बात आती है तो राजा राम मोहन राय का कहना है कि भाई जो समाज व्यवस्था है, समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ हैं। अब अनेकों कुरीतियाँ हैं तो अब जब तक समाज का आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर नहीं हो सकती। और आधुनिकीकरण तभी होगा जबकि पश्चिम की श्रेष्ठ बातों को यहाँ स्वीकार किया जाए। और आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है? आधुनिकीकरण का अर्थ होता है तर्क संगत, विवेक संगत तरीके से समाज में परिवर्तन। ये राजा राम मोहन राय चाहते। तो राजा राम मोहन राय का कहना है कि विवेक का प्रयोग करें आप और तर्क संगत तरीके से आप देखते हैं तो सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा ये श्रेष्ठ है ही नहीं। क्या औचित्यता है, क्या तर्क संगतता है? तो राजा राम मोहन राय के समाज व्यवस्था संबंधी विचारों को यदि आपको समझना हो तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, रही बात डायग्राम की, तो इसका डायग्राम जो है आप दूसरे रूप में भी तैयार कर सकते हैं। 4 बिंदुओं के रूप में, ये 4 बिंदु जो मैंने बताए हैं दूसरे रूप में तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने जो है इसमें लिख दिया राजा राम मोहन राय के सामाजिक व्यवस्था पर विचार। शॉर्ट में लिख दिया मैंने राजा राम मोहन राय के सामाजिक व्यवस्था पर विचार। तो एक बिंदु कौन सा, जो पहला वाला बताया मैंने, परंपरावाद एवं अनुदारवाद का विरोध, नोट कर लेंगे। दूसरा
दूसरा बिंदु क्या बताया मैंने? यस, दूसरा बताया जाति प्रथा। क्या बताया है? जाति प्रथा। जाति प्रथा एवं सामाजिक अन्याय का विरोध, एवं सामाजिक अन्याय का विरोध, अन्याय का विरोध नोट कर लेंगे, सामाजिक अन्याय का विरोध दो। इसके बाद हम तीसरा ले लेंगे आप, नारी के बारे में है इनके विचार, मतलब नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में विचार, ठीक है बेटा। और चौथा क्या ले लेंगे? सामाजिक आधुनिकीकरण, सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। इस तरीके से आप इसका बिंदु ये तैयार कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम होगा। इस डायग्राम से आप जो है राजा राम मोहन राय के समाज व्यवस्था संबंधी विचारों को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। ये चारों बिंदुओं को अच्छे से समझने के लिए मैंने पीछे पूरे नोट्स तैयार कर दी हैं, आप इनको एक एक करके देख सकते हैं। अब मूल बात जो समझने की वो ये है कि भाई राजा राम मोहन राय के समय में जो सोशल सिस्टम था, जो समाज व्यवस्था, वो बड़ा, मतलब ये मैं कहूँगा कि उस समय बिल्कुल पतित था। समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ थी, और मैं तो ये कहूँगा राजा राम मोहन राय के समय में समाज व्यवस्था भी जो है खराब थी, पतित थी, पतन हो चुका था। अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर थी, शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भी कमज़ोर थी, और राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है तो वो भी जो है किसी दूसरे के अधीन थे, हम जो है ब्रिटेन के अधीन थे। तो राजा राम मोहन राय के समय में स्थिति ऐसी थी कि राजा राम मोहन राय तो ब्रिटिश शासन को वरदान मान रहे थे कि भाई हम इस लायक हैं ही नहीं कि एकदम हमें आज़ादी मिल जाए, पहले तो हम हमारी समाज व्यवस्था को सुधारें, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम योग्य हो जाएंगे तो ब्रिटेन जो है हमें आज़ादी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सीमित रहते हैं, कौन? राजा राम मोहन राय। अब इसके बाद में जो है ये सारे डायग्राम तैयार कर लेंगे, और फिर पीछे मैंने जो है आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, इनके आधार पर आप ये राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पर मैंने ये सारी बातें तैयार कर दी हैं, आप इनके आधार पर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ आप राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के निर्माण में अनेक तत्वों का योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा योगदान धार्मिक चिंतन का रहा है, ठीक है। मतलब उन्होंने जो है हिंदू धर्म अर्थात वैदिक धर्म और अन्य धर्मों के दार्शनिक अध्ययन द्वारा उन आधारित नैतिक मान्यता को स्पष्ट किया जिनके आधार पर कुरीतियों से घिरे परंपरागत भारतीय समाज में सुधार किया जा सकता है और स्वस्थ व आधुनिक समाज की स्थापना की जा सकती है। और उनके द्वारा स्थापित आत्मीय सभा एक धार्मिक संस्था ही नहीं थी बल्कि प्रबुद्ध भारतीय वर्ग की ऐसी विचार गोष्ठी थी जो विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं सुधारों पर विचार करती थी, ठीक है। अब जो राजा राम मोहन राय के प्रमुख विचारों 4 बिंदु समझ सकते हैं आप। पहला है परंपरावादी मानवतावाद का विरोध। मैंने ये डायग्राम बनाया पहले, उसमें 4 बातें बताई हैं, तो ये परंपरावाद अनुदारवाद का विरोध हो गया। इसके अंतर्गत ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं। और इसमें जो है 3 तर्क दिए इन्होंने, क्या कि राय ने इन सामाजिक कुरीतियों को हिंदू समाज के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध किया। कौन सी कुरीतियाँ हैं? जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, अवतारवाद है, और इनके बारे में इन्होंने अनेक तर्क दिए। जैसे प्रथम तर्क हो गया कि मात्र प्राचीनता के आधार पर किसी सामाजिक कुरीति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। द्वितीय तर्क था कि यदि परंपरा को सर्वोच्च मान लिया जाए तो इन सामाजिक कुरीतियों को अभाव ही हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि वेद एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित हिंदू धर्म में इन कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है ना। और तीसरा तर्क था कि इन सामाजिक कुरीतियों का कोई वास्तविक धार्मिक नैतिक आधार नहीं है बल्कि पुरोहित एवं कुलीन वर्ग जानबूझकर इन कुरीतियों का समर्थन करता था, क्योंकि इन कुरीतियों से उनकी श्रेष्ठता एवं हितों की रक्षा में सहायता होती है। और इस विषय में उनका चौथा तर्क था कि इन सामाजिक कुरीतियों के कारण भारतीय समाज का लगातार विनाश हो रहा था, अतः इन्हें शीघ्र ही त्याग दिया जाना चाहिए, ठीक है बेटा। पहला होगा। इसके बाद में जाति प्रथा एवं सामाजिक अन्याय का इन्होंने विरोध किया। अब ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे राजा राम मोहन राय संभवतः पहले भारतीय हैं, नोट करेंगे, पहले भारतीय हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था में निहित सामाजिक अन्याय को स्पष्ट किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ जाति व्यवस्था को हिंदुओं की राजनीतिक दुर्बलता का कारण माना, और इसके बाद में जो है ये आत्मीय सभा वगैरह मैंने पीछे बता दी, ये नोट कर लेंगे सारा, ठीक है। ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे, ये कंप्लीट है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में विचार। अब नारी की स्थिति भी सुधारना चाह रहे थे, यहाँ भी ध्यान देंगे राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति हैं, नोट करेंगे, यहाँ भी पहले व्यक्ति हैं ये जिन्होंने नारी की सामाजिक दुरावस्था की न केवल आलोचना की बल्कि इसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को प्रकट किया और इस संबंध में लगातार गंभीर प्रयास भी किए। जैसे 2 बातें की हैं उन्होंने यहाँ पर,
सामाजिक जीवन में स्त्री की शक्ति एवं गौरव विश्वास। ठीक है। अब राजा राम मोहन राय के समय नारी को हे दृष्टि से देखा जाता था, उनके कर्तव्यों की बात की जाती थी, अधिकारों को कोई नहीं देता था उनको, मतलब उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। और राय ने वैदिक समाज के इतिहास तथा विभिन्न धर्म ग्रंथ के आधार पर प्रमाणित किया कि हिंदू स्त्रियों को अत्यंत श्रेष्ठ और सामाजिक दर्जा प्राप्त था। कहाँ पर? हिंदू स्त्रियों को जो है प्राचीन समय में, और स्त्रियों की सामाजिक जीवन भागीदारी स्वीकार की गई थी, जैसे गार्गी, मैत्री, सावित्री, लीलावती आदि। ठीक है। तो नारी के बारे में इन्होंने विशेष बात की। तो ये सारा का सारा आप नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये सारा नोट्स तैयार कर लेंगे आप। इसमें समझाने के लिए मैंने सारी पहली बातें बता दी हैं, तो यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है स्त्रियों की दुर्वस्था के कारण, उसके निवारण के उपाय। अब स्त्रियों की दुर्वस्था के क्या कारण है, उसके निवारण के क्या उपाय बताए हैं, ये मैंने यहाँ बता दिया। भाई राय ने स्त्रियों की पतित अवस्था के लिए अनेक अपने युग की जो परंपराएं थी उनको मानना दोषी, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार का अभाव, स्त्री की शिक्षा का अभाव, बाल विवाह की प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं। ठीक है, आदि। और ब्राह्मणों में विशेषकर सती प्रथा मौजूद थी, अर्थात पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को पति की चिता पर बैठाकर आग की लपटों में जीव जलाया जाता था। ठीक है। इससे विधवा द्वारा मृत्यु का सहवरण अथवा आत्मदाह भी कहा जा सकता है। नोट करेंगे। और यह अत्यंत अमानवीय, क्रूर एवं घृणित कार्य था, किंतु इस परंपरा के समर्थक इसे एक श्रेष्ठ, पवित्र, दैविक, धार्मिक कृत्य सिद्ध करते थे। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद में इस प्रथा के विरोध में सामाजिक आंदोलन चला और विलियम बेंटिंग ने 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया। तो इसको आप नोट कर लेंगे। बाकी सारी बातें मैंने यहाँ बता दी हैं। ठीक है, ये सब बातें नोट कर लेंगे। चौथा है सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। ठीक है, मतलब राजा राम मोहन राय यूरोपीय राज्य के उत्थान से अत्यंत प्रभावित थे और वे तत्कालीन इंग्लैंड और यूरोप के अनेक विचारकों के संपर्क में थे, और इसके आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। अतः उन्होंने भारतीय समाज का पुनर्गठन आधुनिक आधारों पर किए जाने की मांग की, और इस दृष्टि से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक अन्याय का विरोध, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक व आर्थिक सुधार आदि के विचारों पर इन्होंने बल दिया। तो ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है बेटा। इसके बाद में विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर वे भारतीय लोगों में ऐसी चेतना का विकास चाहते थे कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सचेत रहें और इसके साथ ही अन्य संस्कृति में श्रेष्ठ अंशों को समझ सकें और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग कर सकें। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब चारों बिंदुओं का निष्कर्ष निकाल लेंगे। निष्कर्ष, आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय पहले विचारक हैं जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक पतन के मूल कारणों को भारतीय समाज व्यवस्था में ढूंढा। जरा ध्यान दें, मतलब राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति, विद्वान, विचारक हैं जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक पतन का मूल कारण भारतीय समाज व्यवस्था में ढूंढा। मतलब भारत के राजनीतिक पतन का मूल कारण भारत के सोशलिस्ट सिस्टम में समाज व्यवस्था में ढूंढा। और डेफिनेटली बात सही, उस समय जाति प्रथा, पर्दा प्रथा है, बलि प्रथा, बाल विवाह और इसी के साथ में अवतारवाद की कुरीतियाँ प्रचलित थी। तो राजा राम मोहन राय ने कहा है कि भाई हमारे पतन का मूल कारण समाज व्यवस्था के अंतर्गत फैली हुई कुरीतियाँ हैं, तो सबसे पहले इनको दूर किया जाए और समाज व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए। तो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने इन बातों को उठाया। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी इंडियन स्टोनिली में लिखा है कि राजा राम मोहन राय धार्मिक पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के संपूर्ण पुनर्गठन का समर्थन किया और उन्हें समस्त विचारों को अपनाने का आग्रह किया जो आधुनिक यूरोप के जीवन में उपयोगी व लाभपूर्ण दिख पड़ते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में विद्वान हैं और राजा राम मोहन राय भारत में नव जागृति के सूर्योदय के साथ एक नए युग के संदेशवाहक के रूप में दिख पड़ते हैं। सोफिया हॉलेट के अनुसार राजा राम मोहन राय इतिहास में एक ऐसे जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं, पुल जिसके ऊपर होकर भारत अपने असीमित अतीत से अकल्पनीय भविष्य की ओर जाता है। किसने कही ये बात? सोफिया हॉलेट। राय ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि भारतीय समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए कि वह राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक महान राष्ट्र बन सके और विश्व के आधुनिक राष्ट्र के साथ खड़ा हो सके। ये राजा राम मोहन राय के 4 विचार हो गए और नीचे मैंने ये डायग्राम दे दिए हैं। आप इनके आधार पर राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को अच्छे से
समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप जो है राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं इनको अच्छे से स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। यस बेटा, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, 4 बिंदु के आधार पर राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को समझिएगा। और यहाँ मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं इनसे बाहर कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भले ही मेरा कोई भी लेक्चर क्यों ना हो, मैं विशेष प्रयास करता हूँ कि डायग्राम के माध्यम से उसे समझा जाए। तो सबसे पहले आप इसे जो ये डायग्राम मैंने बताए समझ लेंगे इसके आधार पर। जैसे मान लीजिएगा राजा राम मोहन राय उदारवादी धारा में आता है, उग्र राष्ट्रवादी धारा में तो लाल बाल पाल आते हैं। उदारवादी जो धारा है इसका नेतृत्व नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और उग्रवादी धारा का जो नेता है, लीडर है, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला डायग्राम तो आपका ये हो गया, और जो है दूसरा डायग्राम मैंने नीचे बना दिया। तो इन डायग्रामों के आधार पर आप राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी डायग्राम बनाने के तरीके कितने ही हैं, आप चाहे जिस तरीके से इसके डायग्राम बना सकते हैं। जैसे इसका डायग्राम आप जो है दूसरे रूप में ही बना सकते हैं। जैसे आप राजा राम मोहन राय के इन चारों विचारों को लें तो इस तरीके से भी इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार, सामाजिक विचार, यहाँ पर ये चारों बिंदु लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये चारों बिंदु नोट कर लेंगे, और इसके बाद में ये चारों बिंदु नोट कर करके 4 आप राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पर ये चारों बिंदु नोट कर लेंगे जो मैंने पीछे आपको बताई है। ठीक है, ऐसे भी ये डायग्राम बना लेंगे। मतलब यहाँ पर अच्छे से समझने के बाद में आप स्वयं इसको शॉर्ट में ये सारी बातें लिख लेंगे जैसे मैं डायग्राम के रूप में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा वहाँ पर फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। शॉर्ट में सारी बातें आपके सामने होंगी, और मैं प्रत्येक टॉपिक के साथ में डायग्राम ज़रूर दूँगा, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को जो है राजनीतिक चिंतकों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।